हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे हैं थर्ड चैप्टर के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ऑलरेडी 2 लेक्चर बैक एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। ऑलमोस्ट हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में हम 3.21 से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। थ्री पॉइंट टू वन। ओके, सो क्या है क्वेश्चन, रीड करिए इसको। वुड यू एक्सपेक्ट the second electron gain enthalpy of oxygen as positive, more negative, less negative than the first? Justify your answer. हमें second ionization और second electron gain enthalpy बताना, ठीक है। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, लेस नेगेटिव देन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो किस तरीके से करेंगे एंड व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है एक आइसोलेटेड गैशियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस कराना, ठीक है। क्या कहा? एक आइसोलेटेड गैशियस एटम में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस कराना इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब उस इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस कराने में जो एनर्जी लगती है, ठीक है, एंथैल्पी मीन्स क्या होता है? एनर्जी होता है, राइट। तो वही हमसे पूछ रहे हैं कि वो नेगेटिव होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। कंपेयर करने के लिए कह रहे हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। क्लियर? तो सबसे पहले जब ऑक्सीजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं गेन किया, तो वो क्या बन जाएगा? ओ नेगेटिव बन जाएगा। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज नेगेटिव। कैसा रहेगा यहां पे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा रहेगा? इज नेगेटिव, ठीक है। लेकिन जब वो दूसरी बार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब ये कैसे हुआ कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव एंड द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव? सो बेसिकली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑक्सीजन नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे? रिलीज हो रही है व्हेन अ गैशियस एटम एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ मोनोवेलेंट एटम, और सॉरी मोनोवेलेंट एनायन वी कैन से। यहाँ पे मोनोवेलेंट एनायन यानी कि जिसपे एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। तो जब भी हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात करते हैं तो एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। तो फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी चाहिए होती है टू ओवरकम दी रिपल्शन ऑफ फोर्स ऑफ टू ओवरकम दी फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है, बिटवीन दी मोनोवेलेंट एनायन। तो जो एनर्जी चाहिए ना, अब क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए। तो जब हम एनर्जी एक्सेप्ट करते हैं दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। एंड एंडोथर्मिक में क्या होता है? पॉजिटिव। क्लियर? समझ में आया किस तरीके से पॉजिटिव होगा, किस तरीके से नेगेटिव होगा, राइट? सो द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy is negative. The first electron gain enthalpy is negative because energy is released in energy is released when a gaseous atom
accept an electron to form an एनायन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? एनायन का। कैसे एनायन का? मोनोवेलेंट एनायन का, टू फॉर्म एन मोनोवेलेंट एनायन। टू फॉर्म एन मोनोवेलेंट एनायन। ठीक है, नाउ द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, the second electron gain enthalpy is positive because energy is required to overcome the force of repulsion, between the monovalent anion। ठीक है, between the monovalent anion। ठीक है, क्लियर? इतना समझ आया? एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्शन बिटवीन द मोनोवेलेंट anion एंड सेकेंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, एंड सेकेंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया किस तरीके से हुआ ये? यस। सो दिस इज क्वेश्चन 3.21, राइट? नाउ सेकेंड क्वेश्चन 3.22। सो 3.22 है यहाँ पे, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में बेसिक डिफरेंस क्या है? सो बेसिक डिफरेंस इज, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, ठीक है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपने शेल में उस इलेक्ट्रॉन को जगह दे देता है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो करता है बट अपने शेल के अंदर जगह नहीं देता है, सिर्फ वो अट्रैक्ट करता है, लेकिन गेन एंथैल्पी में वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्लियर है? सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी refers, electron gain enthalpy tends to refer क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी tends to refer of an isolated gaseous atom। किसके लिए होता है? isolated gaseous atom to accept an additional electron to form a negative ion। gaseous atom to accept an additional electron to form an negative ion। ठीक है, एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और एक नेगेटिव आयन बन जाता है, राइट? whereas in electron negativity, it only attract the shared paired of an electron। In electron negativity, it's only attract the shared pair of electron towards in its covalent bond, right? Towards
इन इट्स कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करता है। ओके, डन। नेक्स्ट, इसको फटाफट से लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। थ्री 3.23 So 3.23 is how would you react to the statement that electron negativity of nitrogen on Pauling scale is 3 in all the nitrogen compounds? देखो, पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो 3 है। अब पूछा जा रहा है कि हर जगह, हर कंपाउंड में जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, क्या हर वक्त उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होगी? सो बेसिकली ये डिपेंड करता है कंपाउंड टू कंपाउंड। ठीक है, उसके हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो शो करेगा, जितना कम एस कैरेक्टर होगा उतना कम वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। सो द स्टेटमेंट दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑन पॉलिंग स्केल इज 3, राइट? इट मीन्स दैट इट्स इंडिकेट दैट द सफिशिएंटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये दिखा रहा है कि हाँ नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कौन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, राइट? ये तीनों के तीनों ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सो इट्स रिप्रेजेंट दैट और इट्स इंडिकेट दैट इट इज सफिशिएंटली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट इट इज नॉट करेक्ट दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, इज 3 इन ऑल द नाइट्रोजन आइटम। ये डिपेंड करता है ना कि वो किसके साथ अटैच है, क्या उसका हाइब्रिडाइजेशन है दूसरे कंपाउंड के साथ अटैच होने के बाद। ओके, so on Pauling's scale, or on Pauling's scale, nitrogen have 3.0 electron negativity, it indicate sufficiently electronegative, but it is not correct, ठीक है, but it is not correct to say that the electron negativity of nitrogen in all the compound is 3. That the electron negativity of nitrogen in all the compound is 3. ये कहना गलत होगा, राइट? अभी इसके पीछे का रीजन बताया था। इट्स डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? और इट्स डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड। इट depends upon the state of hybridization of that particular compound, ठीक है, ये उस पे डिपेंड करता है। मोर द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस, मोर द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, मोर विल बी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी।
क्लियर है? सो द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज, ठीक है, कब इंक्रीज होगा? सबसे कम sp3 का, फिर sp2 का, फिर sp का, ठीक है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज on moving sp3, sp2 and then sp. So this is the answer, और जो क्वेश्चन हमसे पूछा था उसका रीजन भी हमने इसमें मेंशन किया हुआ है। डन? यस। सो दिस इज क्वेश्चन 3.23. नेक्स्ट 3.24. So question 3.24 है, describe the theory associated with the radius of an atom as it. ठीक है, ये थ्योरी रेडियस के साथ कैसे एसोसिएट हो रही है ये हमको यहाँ पे बताना है। गेन्स एंड इलेक्ट्रॉन, ओके, इलेक्ट्रॉन का गेन करना। सो जब भी एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम की, तो इलेक्ट्रॉन का गेन होना क्या कहलाता है कि नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज हो जाते हैं, और जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है? रेडियस भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ शेल जब इंक्रीज होते हैं तो रेडियस भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन वही अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाता है, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, बट देयर इज नो इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ शेल्स। तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से प्रोटॉन की पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन भी इंक्रीज होगा। प्रोटॉन की पावर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से साइज जो होता है वो छोटा हो जाएगा, और साइज छोटे होने की वजह से क्या होगा? रेडियस भी कम हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? तो यहां पे हमने क्या देखा? गेन एंड इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है तो लेफ्ट टू राइट में क्या फर्क पड़ रहा है, एंड टॉप टू बॉटम में क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? ओके, डन। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, ये बताइए। यस, गेन एन इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली यहां पे हमसे एज सच कोई ट्रेंड पूछा नहीं है, ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। एक एटम को हम इलेक्ट्रॉन गेन करा देंगे, सो इट्स बिहेव लाइक एन एनायन, राइट। गेन्स एन इलेक्ट्रॉन indicate the formation of anion। ठीक है, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है तो सबसे पहले वो किसका फॉर्मेशन करेगा? एनायन का फॉर्मेशन करेगा। एंड द साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम, एंड द साइज ऑफ एनायन is greater than the parent atom। ठीक है, जो पेरेंट एटम है उससे एनायन का साइज जो होता है वो ज्यादा होता है, बिकॉज एडिशन ऑफ वन मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि यहां पे एक और इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो गया है। पेरेंट एटम बिकॉज देयर इज एडिशन ऑफ one more electron, addition of one more electron। ठीक है, there is addition of one more electron। अब जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा so it's increase the repulsion among the electron। ठीक है, addition of one more electron, so this results the repulsion। So this results the repulsion between, किस किस के बीच में रिपल्शन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो जाएगा, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा? वो दूर दूर भागेंगे, ठीक है, एंड जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड द इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने से साइज बड़ा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास एनायन है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, एनायन है, तो उसका साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल पेरेंट एटम। फॉर एग्जाम्पल द आयंस ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, द आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन, द आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का आयनिक रेडियस कितना है, यहां पे आप सबको पता है फ्लोरीन का आयनिक रेडियस कितना हो जाएगा। आयनिक रेडियस मतलब जब वो आयंस बन चुका है, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, दैट इज द आयनिक रेडियस। वो अप्रोक्सीमेटली 136 पिकोमीटर के बराबर होता है। बट द एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन इज ओनली 64 पिकोमीटर। बट एंड atomic radius of fluorine is 64 पिकोमीटर। तो यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से रिपल्शन बढ़ा, रिपल्शन बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाएंगे, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। एंड कितना रेडियस हो गया, 136 पिकोमीटर, और पहले कितना था, 64 पिकोमीटर। ठीक है, क्लियर। दूसरा क्या है, लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, तो जब भी एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, कैटायन का फॉर्मेशन होता है, राइट। चलिए, लॉस एन इलेक्ट्रॉन, बी वाला पार्ट करेंगे अब हम। लॉस एन इलेक्ट्रॉन, loss of electron means formation of cation, which is smaller than the parent atom, because there is one less electron present। क्यों, क्योंकि इसमें एक कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, बिकॉज देयर इज वन लेस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। क्लियर है। अब एक कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका क्या मतलब होगा, यस इतना तो समझ आ गया। एक कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट की वजह से क्या है, पहले रिपल्शन ज्यादा हो रहा था, अब जो रिपल्शन होगा वो कम हो जाएगा। अब जो रिपल्शन होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे। न्यूक्लियर चार्ज तो है ही, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, प्रोटॉन कम नहीं हुए। ध्यान से सुनिए, हम एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को कम या ज्यादा कर सकते हैं, प्रोटॉन को चेंज नहीं कर सकते। अगर एक एटम है, फॉर सपोज हमारे पास सोडियम एटम है, ठीक है, सोडियम में जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। इफ वी हैव अ न्यूट्रल सोडियम एटम, तो 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है। लेकिन अगर सोडियम एटम में से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउ 10 बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 11। तो प्रोटॉन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की बढ़ जाएगी। अब जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो साइज श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, राइट। So loss of electron means the formation of cation which is smaller than the parent atom because there is one less electron present। ठीक है, but proton remains same, which increase the effective nuclear charge which increase the effective nuclear charge, ठीक है, which increase the effective nuclear charge, hence size of atom start decreasing। ठीक है, साइज ऑफ एटम स्टार्ट डिक्रीजिंग। द एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज, द एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज, ये ज्यादा होगा है ना, द
एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज, कितना होगा 186 पिकोमीटर एंड दी आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम इज, इसका जो आयनिक रेडियस होगा वो मात्र 95 पिकोमीटर होगा। कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 95 पिकोमीटर। ठीक है, तो साइज क्या हो गया? डिक्रीज हो गया यहां पे। समझ में आया इलेक्ट्रॉन के गेन होने से क्या फर्क पड़ रहा है और इलेक्ट्रॉन के लूज होने से क्या फर्क पड़ रहा है, उसका लॉस होने से क्या फर्क पड़ रहा है। ओके, करिए इसको फटाफट से नोट डाउन। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.25। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.25। क्या है 3.25 क्वेश्चन? Would you expect the first ionization enthalpy for two isotopes of the same element to be the same or the different? ठीक है, यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा, ठीक है, दो आइसोटोप्स है, ठीक है, उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है उन एलिमेंट्स का सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा। सो बेसिकली आयनाइजेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करता है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है ना, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, राइट। तो एटॉमिक नंबर जो एक एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होगा, अगर सेम एटॉमिक नंबर है सो वी हैव द सेम कॉन्फ़िगरेशन, राइट। और यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है? आइसोटोप्स की बात की जा रही है। आइसोटोप्स मीन्स विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डजंट डिपेंड अपॉन दी एटॉमिक मास, वो तो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। इफ द कॉन्फ़िगरेशन इज सेम, इफ द एटॉमिक नंबर इज सेम, देन जो इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो भी कैसा होगा? सेम होगा, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन हम उसमें से निकाल रहे हैं, राइट, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है। यस, समझ में आया? सो इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी ionization enthalpy depends upon the configuration। किस पे डिपेंड करती है? ionization enthalpy depends upon the configuration of an element, right। if the configuration is same, that the number of electron is same, number of proton is same, right। if configuration is same, ठीक है, if configuration is same then number of proton, number of electron is same, hence the ionization enthalpy of two isotopes of an element कैसा रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। since the element have same first ionization enthalpy for two isotope of the same element, since the element have the same first ionization enthalpy for टू आइसोटोप्स, ठीक है, दोनों आइसोटोप्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो कैसी होगी? सेम होगी, इनके अंदर सेम न्यूक्लियर चार्ज प्रेजेंट है। ओके, गॉट इट। चलिए लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। 3.26।
So 3.26 question is, what are the major differences between metals and non-metals? Metals और non-metals में major difference क्या है? Metals and non-metals. बताइए फटाफट से, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं? सबसे पहला, मेटल की खासियत होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, वही नॉन मेटल की खासियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं. ठीक है, सो मेटल, ठीक है, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू lose electron, right? Metal have a tendency to lose electron to form cation, to form cation. Now non-metal have tendency, non-metal have tendency to accept electron to form anion. ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये फॉर्मेशन करते हैं एनायन का. अब जो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है वो क्या होते हैं? बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं. ठीक है, मेटल्स आर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. वही जो नॉन मेटल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो दे आर दी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नॉन मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं एंड आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड एंड आयोनिक कंपाउंड. ठीक है, बेसिक ऑक्साइड एंड आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. वहीं जो नॉन मेटल्स होते हैं, non-metals form acidic oxide and covalent compound. एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन 3.26. कर लो इसको फटाफट से नोट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन 3.27. So 3.27 question is, use the periodic table to answer the following question. Okay, now identify an element with the 5 electron in the outer subshell. 5 electron in the outer subshell किसमें होता है? 15th ग्रुप में 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो एलिमेंट्स बिलोंग टू दी कौन सी फैमिली से बिलोंग करना चाहिए? 15th ग्रुप में नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करना चाहिए. सो elements with 5 electron in the outermost shell, elements with 5 electron in the outermost shell belongs to नाइट्रोजन फैमिली.
बिलोंग्स टू नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, 15th ग्रुप। नाइट्रोजन फैमिली की कौन सी ग्रुप होती है? 15th ग्रुप होती है, राइट। एग्जाम्पल हमने यहां पे नाइट्रोजन लिख दिया, कितना होता है? 7 होता है। सो यहां पे क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, ठीक है, और 2p3। तो लास्ट शेल में, वैलेंस शेल, सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 5। ओके, क्लियर। उसके बाद है आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड लूज 2 इलेक्ट्रॉन। कौन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना अफोर्ड कर सकता है? देखो, फर्स्ट ग्रुप की बात करें, मेटल्स, जनरली मेटल्स ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का लॉस हो सकता है, बट इन सेकेंड ग्रुप जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 2-2 इलेक्ट्रॉन का लूज अफोर्ड कर सकते हैं। सो एलिमेंट्स दैट वुड टेंड्स टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन, elements that would tends to lose 2 electron belongs to, किससे बिलोंग करना चाहिए? ये belongs to alkaline earth metal, belongs to alkaline अर्थ मेटल। दैट इज, कौन सा ग्रुप है ये अर्थ मेटल वाला? दैट इज ग्रुप 2। ठीक, एग्जाम्पल मैग्नीशियम, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2, तो 6, 10, 11, 12। क्लियर? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? लूज कर सकते हैं। नाउ सी, आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड्स टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन। जो 2 इलेक्ट्रॉन अब गेन कर सकते हैं, यानी कि जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो कौन सा है? जैसे कि देखो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, राइट। तो ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 16। कौन सी ग्रुप से बिलोंग करता है? वो 16 से बिलोंग करता है। सो एलिमेंट्स दैट वुड टेंड्स टू गेन, एलिमेंट्स दैट वुड टेंड्स टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, belongs to oxygen family, that is group 16, right। एग्जाम्पल में ऑक्सीजन ही आ जाएगा। हो गया इतना। आइडेंटिफाई द ग्रुप हैविंग मेटल्स, नॉन मेटल्स, लिक्विड एज वेल एज गैस एट दी रूम टेम्परेचर। मेटल्स, नॉन मेटल्स, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो पी ब्लॉक है, ये सारे के सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं? ये सारे के सारे पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं। एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट हैव मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड तीनों प्रेजेंट होते हैं। यस, एज वेल एज गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। तो ऑक्सीजन इज गैस एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। मैग्नीशियम इज मेटल एट द रूम टेम्परेचर, ये जो है मैग्नीशियम बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, एंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो गैसेस एट द रूम टेम्परेचर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3.28। Hmm. 3.28 है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी अमंग ग्रुप 1 एलिमेंट इज दिस, वेयर एज द अमंग ग्रुप 17 इज दिस। एक्सप्लेन। तो देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, यहाँ पे एक टॉप टू बॉटम है,
राइट, और एक लेफ्ट टू राइट है. एज वी ऑल नो दैट जो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसका जस्ट ऑपोजिट लेफ्ट टू राइट में होता है. यस, तो यहाँ पे क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम. तो सबसे ज्यादा क्या हो रहा है यहाँ पे, किस रिएक्टिविटी की बात की जा रही है. जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, वैलेंस शेल जो है, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. यानी कि इलेक्ट्रॉन की लूज होने की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही, सॉरी इंक्रीज हो रही है. यानी कि न्यूक्लियस की पकड़ अपने लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे तो है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर कर सकते हैं और इजीली रिमूव भी कर सकते हैं. सो बेसिकली इसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी से अगर जोड़ें, ठीक है, किससे अगर इसको हम जोड़ें, आयनाइजेशन एंथैल्पी से अगर हम इसको जोड़ते हैं, सो वी कैन से दैट कि व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, सो द पावर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, बिकम लेस टू द outermost shell of an electron, which means electron can easily remove from the last bounded shell, right? Hence ionization enthalpy top to bottom क्या हो रही है, decrease हो रही है, right? So okay. और 17th ग्रुप में क्या है, 17th ग्रुप की अगर हम बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ठीक है, उसका साइज छोटा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. क्यों इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो अपने ही शेल को जब एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, अपने ही शेल पे जब ध्यान नहीं दे पाएगा, अपने ही शेल के लास्ट इलेक्ट्रॉन पे ध्यान नहीं दे पाएगा, तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या ही वो अट्रैक्ट करेगा. यस, इतना समझ में आया, बताइए फटाफट से. तो अब हम इसको लिखेंगे किस तरीके से ये देखते हैं. द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 जो कि है लिथियम, पोटाशियम, ऑल दीज, ठीक है. द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, राइट. द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 हैव only one electron in their वैलेंस शेल. सबके शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन, ये जल्दी से जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे, राइट. एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी and have a strong tendency to lose that electron, ताकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा हो सके, स्टेबल हो सके. सो द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द आयनाइजेशन एंथैल्पी. यस, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द डिपेंड्स अपॉन दी आयनाइजेशन एंथैल्पी. किस पे डिपेंड करती है ये सारी चीजें, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे. क्योंकि व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल, राइट. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करना चाहते हैं, तो इसको किससे रिलेट कर देंगे हम, आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेट कर देंगे, ठीक है. एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, एंड ionization enthalpy decreases down the group as number of shell increase, which results decrease in ionization enthalpy decrease down the group एज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, ठीक है. क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी. क्लियर है. तो सो द ऑर्डर इज, सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज
ठीक है, सबसे इजीली यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फिर रुबिडियम, फिर ये पोटाशियम, फिर सोडियम और फिर लिथियम से टफ हो जाएगा बिकॉज साइज इज स्मॉल, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि वो जो सब शेल है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, राइट। एक का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। दूसरा क्या है, 17th ग्रुप की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है, 17th ग्रुप की बात कर रहे हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द 17th ग्रुप, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है हर एक वैलेंस शेल में प्रेजेंट है, राइट। 7 इलेक्ट्रॉन हर एक वैलेंस शेल में प्रेजेंट है एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 1 मोर इलेक्ट्रॉन, राइट। इन 17th ग्रुप, right, in 17th group 7 electron is present. In 17th group 7 electron is present in outermost shell of each electron, ठीक है, and 7 electron present in the outermost shell of the each electron, and they have a strong tendency to accept 1 more electron. They have a strong tendency to accept 1 more electron, right. तो जिसका क्या होगा यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन बस जल्दी से जल्दी ये एक्सेप्ट कर लेना चाहते हैं एंड एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या होगा, दे मेक अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 1 मोर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म और एंड मेक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एंड मेक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है, बोथ डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोथ डिक्रीज डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन negativity and electron gain enthalpy both decrease down the group। दोनों के दोनों डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। The reactivity therefore decreases, right? So therefore reactivity also decreases। तभी तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है। फिर नीचे जाते जाते जो रिएक्टिविटी है वो कम होती चली जा रही है। क्लियर। सो दिस इज क्वेश्चन 3.28। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3.29। क्वेश्चन 3.29 है यहां पे, राइट द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ SPDNF। सबका हमें जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सो S ब्लॉक एलिमेंट का क्या होता है, S ब्लॉक एलिमेंट इज NS122। ये होता है NS122 वेयर N इज इक्वल टू कितना से 1 से लेकर 7 तक जाता है, नहीं 1s2, ठीक है, 1 to 7। फिर S के बाद बात करते हैं हम P ब्लॉक की। तो P ब्लॉक में क्या हो जाता है, NS2 NP126, NS2 NP126, जिसमें N क्या है यहाँ पे 2 to 6। फिर D ब्लॉक की बात करते हैं अब हम। D ब्लॉक एलिमेंट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, NS2
n माइनस 1d 1 to 10, ns2 n माइनस 1d, ठीक है, और यहाँ पे 1 to 10, और बेसिकली इसको हम ns1 to 2 कर सकते हैं. दिस इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जिसमें n 4 to 7 होता है. नाउ p ब्लॉक, p नहीं, f ब्लॉक. f ब्लॉक एलिमेंट होता है ns1 to 2, n माइनस d, ठीक है, 0 to 1, और n माइनस 2f 1 to 14. इसमें n क्या है, 6 to 7. So this is the general outer electronic configuration of all the blocks. Okay. Now we'll move on the last question of today's class. क्या है 3.30. Okay, so what is the last question? Assign the position of the element having outer configurations ns2 np4 for n is equal to 3 in this in the periodic table. Okay, position of an element, outer configuration से we have to identify the position of an element, right? So पहले वाले में क्या है, n is equal to 3, so principal quantum number is 3, यानी कि n ये 3p4 है. What is this? This is 3p4 and 3s2, right? Configuration is ns2 and np4, and the principal quantum number is given to us is कितना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है. तो देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 plus 2 is 6. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैलेंस शेल कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन. सो ये 10 plus 6 हो जाएगा, यानी कि 16 ग्रुप से ये बिलोंग कर रहा है. कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ये 16th ग्रुप से बिलोंग कर रहा है. एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2p6 3s2 3p4. तो 6 7 8 10 और प्लस 4 14. क्लियर है, आ गया समझ में. 16 ग्रुप से ये बिलोंग कर रहा है, राइट. एंड कितने एटॉमिक नंबर हो जाएंगे इसके, यस, एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, 16. सो द एलिमेंट इज सल्फर. 16 पे एलिमेंट क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा. क्लियर, समझ में आ गया. चलिए नेक्स्ट है, डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है. पी के लिए हमने तो 10+ रूल लगा दिया, राइट. सेकंड है n-1d2 ns2, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है, 4, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 4 है. तो बेसिकली डी से बिलोंग कर रहा है. तो 2 + 2 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल. स्कैंडियम कितना होता है, 3d14s2. टाइटेनियम का 3d24s2, कितना, 3d24s2, राइट. एलिमेंट इज टाइटेनियम. एलिमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एलिमेंट इज टाइटेनियम, Ti. क्लियर, समझ में आया यहाँ पे. एंड किससे बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू ग्रुप 4, राइट. बिलोंग्स टू ग्रुप 4. दिस इज सेकेंड. थर्ड की बात करते हैं, n-2 f7 n-1 d1 ns2, ठीक है. 7 8 9 10 F से बिलोंग कर रहा है. किससे बिलोंग कर रहा है, ये F से बिलोंग कर रहा है. n इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू 6.
6 का क्या मतलब है, ये लेंथेनॉइड सीरीज से बिलोंग कर रहा है। ओके किससे बिलोंग कर रहा है, ये लेंथेनॉइड सीरीज से बिलोंग कर रहा है। n इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 6। तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, देखो n इज इक्वल टू 6 का क्या मतलब है, ये हो जाएगा 4f7, ठीक है, 5d1 एंड 6s2। 4f7 5d1 एंड 6s2, लास्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। सो बेसिकली ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये एलिमेंट कौन सा होगा, यस बताइए, ये एलिमेंट कौन सा होगा, 4f7 5d1 एंड 6s2, दिस इज गडोलिनम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गडोलिनियम हो जाएगा। ओके GD, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 64 होता है। आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट में हमें कॉन्फ़िगरेशन यही दिखाई देगा, ठीक है। और इससे पहले जो हम बात करेंगे कि इससे पहले कौन सा नोबल गैस आएगा, सो इट्स ज़ीनॉन। कौन सा नोबल गैस आ जाएगा, ज़ीनॉन नोबल गैस आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन यानी कि 21 से लेकर 30 तक आज के हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। यस सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं हमने, ठीक है। 31 से हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। ओके आज के लिए इतना ही काफ़ी है एंड नेक्स्ट क्लास में क्या हो जाएगा, इसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।